नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का प्रतियोगिता वर्ल्ड में। पॉलिटी की क्लास की सीरीज में यह 8वीं क्लास है और इसमें आज हम चर्चा करेंगे भाग एक पर। भाग एक के सभी अनुच्छेदों के बारे में आज चर्चा करेंगे, अनुच्छेद 1 से लेकर के 4 तक। तो चलिए क्लास शुरू करते हैं। भाग एक का जो नाम है, भाग एक का नाम है भारत संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र। उसका राज्य क्षेत्र, ये भाग एक का नाम है। इसमें अनुच्छेद 1 से लेकर के 4 तक दिए गए हैं। और अनुच्छेद 1 में क्या दिया गया है, जो आर्टिकल 1 है इसमें दिया गया है, सबसे पहले तो भारत के नाम, भारत का नाम, भारत का 2 नाम यहाँ बताया गया है। एक बताया गया इंडिया, इंडिया, और बताया गया है भारत। तो कहा गया है इंडिया दैट इज भारत। तो इंडिया जो है भारत, 2 नामों की यहाँ चर्चा है। दूसरा यहाँ पर कहा गया है भारत राज्यों का संघ होगा, यूनियन ऑफ द स्टेट। इसका मतलब ये होता है जो हमारा भारत है, जो हमारा भारत है, इसमें जितने भी राज्य शामिल हैं, जितने भी राज्य शामिल हैं, ये किसी संधि और समझौता का परिणाम नहीं है। भारत में शामिल सभी राज्य, जितने भी राज्य हैं, वो किसी संधि और समझौते का परिणाम नहीं है। भारत में जितने भी राज्य शामिल हैं वो किसी संधि और समझौता के परिणाम स्वरूप हमें नहीं प्राप्त हुए हैं, बल्कि वे सभी राज्य हमारे अपने राज्य हैं। इसलिए भारत संघ का मतलब ये होता है, राज्यों का संघ भारत है। इसका मतलब ये होता है भारत से कोई भी राज्य अपने को अलग नहीं कर सकता है, अपने को अलग नहीं कर सकता है। ठीक है, जैसे अब बांग्लादेश के बॉर्डर पर, अब बांग्लादेश के बॉर्डर पर जो है पश्चिम बंगाल है, तो पश्चिम बंगाल चाह करके भी इंडिया से अलग नहीं हो पाएगा। राजस्थान पाकिस्तान बॉर्डर पर है, राजस्थान चाह करके भी इंडिया से अलग नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि संधि समझौते थोड़ी नहीं मिले हुए राज्य, वो हमारी अपनी भूमि है, तो अपने मन से कैसे अलग हो जाएंगे वो राज्य। इतनी स्वतंत्रता राज्यों को नहीं है कि वो इंडिया से अपने आप को अलग कर सकें। और यही भारत संघ, भारत राज्यों का संघ होता है, यही मतलब इसका है। ठीक है, चलिए अनुच्छेद 1 समझ में आया होगा। चलिए 2, अब आगे 2 बताते हैं, 2 के बारे में। भारत के 2 नाम, भारत राज्यों का संघ होगा, यूनियन ऑफ द स्टेट। कोई भी राज्य भारत से अलग नहीं हो सकता है। ठीक, चलिए उसके आगे अब देखते हैं अनुच्छेद 2 में क्या कहा गया है। अनुच्छेद 2 में कहा गया है संसद भारत संघ में, भारत संघ में नए राज्यों का प्रवेश और स्थापना कर सकती है। प्रवेश का मतलब होता है ऐसा कोई राज्य जो अस्तित्व में तो है लेकिन भारत संघ का हिस्सा नहीं है। भारत संघ में 28 राज्य आते हैं, 28 राज्य इसमें आते हैं। ऐसा कोई राज्य जो अस्तित्व में है लेकिन भारत संघ का हिस्सा नहीं है, उसको संघ का हिस्सा बना लिया जाए, उसको संघ का हिस्सा बना लिया जाए, इंडिया में शामिल कर लिया जाए, और वो अभी है, उसका अस्तित्व है लेकिन संघ में शामिल नहीं है, शामिल किया जाएगा, प्रवेश बोला जाएगा। जैसे कि कोई बांग्लादेश का कोई क्षेत्र आ जाए, वो इंडिया का क्षेत्र हो जाए, वो प्रवेश है। ठीक है, और ऐसा कोई राज्य जो अस्तित्व में ही नहीं है, ऐसा कोई राज्य जो अस्तित्व में नहीं है, उसको बना करके, उसको बना करके और संघ में शामिल किया जाए, संघ में शामिल किया जाए, तो उसको बोलते हैं स्थापना। ठीक है, कोई राज्य है पहले से लेकिन संघ में नहीं है, शामिल किया जाएगा, प्रवेश बोला जाएगा। है लेकिन संघ का हिस्सा नहीं है, तो उसको शामिल किया जाएगा बना करके, तो वो स्थापना हुआ। ठीक है, चलिए इसके आगे आप समझिएगा अनुच्छेद 3 में क्या है। अनुच्छेद 3 कहता है, अनुच्छेद 3 कहता है कि यहाँ पर नए राज्यों का गठन हो सकता है, राज्यों का गठन हो सकता है, नया राज्य बनाना है। जैसे कि बना दिया था, जैसे कि तेलंगाना बना, ठीक है, छत्तीसगढ़ बना, ठीक, झारखंड बना। नए राज्यों का गठन, नाम में परिवर्तन, ठीक है, सीमा में परिवर्तन, ये सब करने का काम किसका है?
संसद साधारण बहुमत से कर सकती है। ठीक है। अनुच्छेद 3 कहता है संसद नए राज्य का गठन कर सकती है, नाम में परिवर्तन कर सकती है और किसी राज्य की सीमा में, मतलब जो उसकी सीमा है कि कौन सा राज्य कहाँ तक लगता है, उसकी सीमा में बदलाव कर सकती है, और वो भी साधारण बहुमत से। ध्यान दीजिएगा, आरवीएम को यह अधिकार नहीं होता है कि किसी नए राज्य का गठन करे वो। ठीक है। अब ध्यान दीजिए, जैसे दो छोटे छोटे राज्य हैं, उनको मिला करके एक दूसरा राज्य बनाया जाएगा, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है। एक बड़ा राज्य है, उसको तोड़ करके दो भागों में कर दिया गया, जैसे कि पहले उत्तर प्रदेश एक पूरा भाग होता था, उत्तर प्रदेश। ठीक है। लेकिन 9 नवंबर सन 2000 को उत्तर प्रदेश को तोड़ करके एक जो है यहाँ नया राज्य बना उत्तराखंड। ठीक है, उत्तराखंड। तो दो छोटे छोटे राज्य हैं, इनको जोड़ करके नया राज्य बना सकता है। एक बड़ा राज्य है, इसको तोड़ करके, इसको अलग करके, टुकड़ा करके दूसरा राज्य बन सकता है, जैसे कि 9 नवंबर को सन 2000 को यूपी से होकर के उत्तराखंड बना। तो ये अनुच्छेद 3 में है। गठन हो सकता है, सीमा में परिवर्तन, नाम में परिवर्तन। ठीक। अब 4 क्या कहता है? 4 आर्टिकल जो 4 है ये कहता है कि अनुच्छेद 2 और 3 के द्वारा जो संशोधन किया गया है वह अनुच्छेद 368 के अधीन संशोधन नहीं माना जाता है। 368 के अधीन संशोधन नहीं माना जाता है, संशोधन नहीं माना जाता है। क्यों? क्योंकि यह संशोधन साधारण बहुमत से किया गया है। टेक्निकली आप समझिएगा, संविधान की भाषा में तकनीकी रूप से अनुच्छेद 3 के द्वारा संशोधन संसद करती है, वो साधारण बहुमत से करती है। ऐसे संशोधनों को क्योंकि साधारण बहुमत से किया जाता है, इसलिए वे संशोधन 368 के अधीन संशोधन नहीं माने जाते हैं, और यही बात कही गई है अनुच्छेद 4 में। ठीक है। अब चलिए देखते हैं किसी नए राज्य का गठन कैसे होता है। थोड़ी सी आशा करते हैं आपको समझ में आएगा। एक में भारत राज्यों का संघ है, कोई राज्य भारत से अलग नहीं हो सकता है। भारत के 2 नाम है, भारत और इंडिया। 2 में कहा गया है किसी नए राज्य का जो संसद भारत संघ में प्रवेश कर सकती है, स्थापना कर सकती है। प्रवेश मतलब अस्तित्व में है, लेकिन जो है वो भारत का हिस्सा नहीं है, तो उसको भारत का संघ का हिस्सा बनाना है, प्रवेश हुआ। कोई राज्य अस्तित्व में नहीं है, पहले उसको अस्तित्व में लाया जाएगा, बनाया जाएगा, फिर शामिल किया जाएगा, स्थापना हुआ। ठीक है। 3 कहता है नए राज्य का गठन संसद कर सकती है, परिवर्तन कर सकती है नाम में और सीमा में परिवर्तन, ये 3 कहता है। 4 कहता है 2-3 के माध्यम से किया गया जो संशोधन है वो 368 के दिन संशोधन नहीं माना जाता है। बात समझ में आया? चलिए इसके आगे देखते हैं राज्यों का गठन की प्रक्रिया क्या है। राज्यों की गठन की प्रक्रिया, राज्यों के गठन की प्रक्रिया क्या है देखते हैं। तो राज्य के गठन की प्रक्रिया यह है, राज्य के गठन की जो प्रक्रिया है, प्रक्रिया यह है, सबसे पहले तो जो है संसद, ये जो प्रस्ताव लाया जाएगा संसद में ही लाया जाएगा। ठीक है, आरवीएम में नहीं लाया जाएगा। दूसरा, राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से लाया जाएगा, लाया जाएगा। ठीक है। प्रक्रिया यह है कि जब कोई नया राज्य बनाना है तो उसका प्रस्ताव केवल संसद में आएगा, आरबीएम में नहीं जाएगा, राज्य विधानमंडल में नहीं जाएगा, और संसद में लाने से पहले राष्ट्रपति की पूर्व सहमति जरूरी होती है। ठीक है। और ये प्रावधान जो जोड़ा गया है, यह 5वां संविधान संशोधन अधिनियम 1955 के द्वारा व्यवस्था किया गया कि कोई भी राज्य के गठन का जो प्रस्ताव है वो राष्ट्रपति की सहमति से ही लाया जाएगा, संसद में लाया जाएगा। और ध्यान दीजिएगा, इसमें पहली बात तो पूर्व सहमति जरूरी है, राष्ट्रपति की पूर्व सहमति जरूरी है। दूसरी बात, ये केवल संसद में आएगा। ठीक है। अगली बात, यदि कोई राज्य ऐसा है कि नए राज्य के गठन से कोई राज्य प्रभावित हो रहा है, इफेक्ट हो रहा है, उसको कोई दिक्कत हो रही है, नया राज्य बनाना है, नए राज्य के बनाने से कोई राज्य, पड़ोसी राज्य है, सटा हुआ राज्य है जो प्रभावित होता है,
तो ये संशोधन कहता है कि उस राज्य के आरबीएम में भी फिर प्रस्ताव भेजा जाएगा। यदि कोई राज्य प्रभावित होता है गठन से नए राज्य के गठन से, यदि कोई राज्य प्रभावित होता है तो जो यह प्रस्ताव है संसद के साथ साथ आरबीएम में भी भेजा जाएगा। लेकिन ध्यान दीजिएगा, आरबीएम का जो निर्णय है, जो उसका सुझाव है, वो बाध्यकारी नहीं होता है कि अगर आरबीएम ना चाहे तो नया राज्य बने ही ना, ऐसा नहीं होगा। आरबीएम के पास तब भेजा जाएगा जब कोई राज्य के गठन से कोई राज्य प्रभावित हो रहा है, तो जो राज्य प्रभावित हो रहा है उस राज्य के आरबीएम में ये प्रस्ताव भेजा जाएगा। लेकिन एक प्रकार की औपचारिकता होती है, उसका कोई बाध्यकारी सुझाव नहीं होता है कि राज्य चाह करके उसको रोक ले। ठीक है, समझ में आया? ठीक। उसके बाद क्या कहा गया है? 18वां संशोधन, संविधान का 18वां संशोधन ये कहता है कि यदि कोई यूटी है, यूनियन टेरिटरी है, जो किसी नए राज्य के गठन से प्रभावित हो रही है, कोई संघ शासित प्रदेश है जो किसी नए राज्य के गठन से प्रभावित हो रहा है, तो प्रभावित होगा तब भी यहाँ पर प्रस्ताव नहीं भेजा जाएगा। किसी नए राज्य के गठन से यदि कोई यूटी प्रभावित होता है तो प्रभावित होते हुए भी यहाँ पर कोई प्रस्ताव नहीं भेजा जाएगा। जबकि 5वां संशोधन कहता है यदि कोई पूर्ण राज्य अगर प्रभावित हो रहा है तो उस राज्य के आरबीएम में प्रस्ताव भेजा जाएगा, लेकिन उसका निर्णय बाध्यकारी नहीं होगा। तो आशा करते हैं इतना आप सभी को समझ में आया होगा। इसके आगे फिर मिलते हैं। धन्यवाद।